बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की चित्रकला विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अध्याय 2 के 7वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं अपन। अध्याय 2 का नाम बता रखा है, आपको बार बार बताया जा रहा है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, अर्थात राजस्थानी शैली या राजस्थानी लघु चित्र शैली के नाम से जाना जाने वाला दूसरा अध्याय है। उस अध्याय में मैंने आपको बताया राजस्थानी शैली क्या है, कि राजस्थान में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। लेकिन उस राजस्थानी शैली के नामकरण के विषय में आपको बार बार बताया जाता है कि राजस्थानी शैली के नामकरण के विषय में विद्वानों के कुछ मतभेद रहे, क्योंकि राजस्थान में राजपूत राजाओं ने शासन किया और राजपूत राजाओं के शासन करने के अलावा यहाँ राजपूत जाति की अधिकता रही है, और राजपूत जाति की अधिकता होने के कारण पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था, और इस स्थान पर जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजपूत शैली के नाम से जाना गया। लेकिन जब उसमें राजपूत जाति के या राजपूत शासकों के संरक्षक के अलावा भी अगर चित्रांकन हो रहा था, उसे देखकर इसका विरोध किया और सबसे पहले कर्नल टॉड ने राजस्थान को रायथान के नाम से संबोधित किया और यहाँ पर विकसित कला शैली को राजस्थानी शैली के नाम से संबोधित किया। इस राजस्थानी शैली का विकास राजस्थान के 4 संभागों में हुआ, जिनको राजस्थानी शैली के 4 स्कूलों के नाम से जाना जाता है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। जिन संभागों में भी छोटी छोटी उपशैलियाँ पैदा हुई थी, उन उपशैलियों में जैसे मेवाड़ में नाथद्वारा, मारवाड़ में बीकानेर और किशनगढ़, हाड़ौती में कोटा और बूंदी और ढूंढाड़ में जयपुर शैली का विकास हुआ। इस प्रकार राजस्थानी शैली का विकास हुआ। राजस्थानी शैली के जो प्रमुख चित्रित विषय रहे हैं, उनमें आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को चित्रित किया गया है, क्योंकि यहाँ के राजपूत राजा थे, वो राजपूत राजा वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय थे, और वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण लीला था। इसलिए इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया है, तथा यहाँ पर चित्रण धरातल के रूप में राजस्थानी शैली में लिया गया है। तो उस राजस्थानी शैली में चित्रण धरातल के रूप में दीवार व कागज़ को लिया गया है। ठीक है भाई। इस प्रकार अपन एक एक शैली के विषय में, उनकी प्रमुख जो उपशैलियाँ हैं उनके विषय में, और प्रमुख संभाग रहे हैं या इनके प्रमुख शैलियाँ रही हैं, उन शैलियों के विषय में पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन मेवाड़ शैली को पढ़ा, और मेवाड़ शैली में प्रमुख उपशैली नाथद्वारा शैली को पढ़ा, नाथद्वारा की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग पिछवाई पेंटिंगों के विषय में पढ़ा। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली के प्रमुख उपशैलियों में बीकानेर शैली को पढ़ा। बीकानेर शैली में बताया आपको कि बीकानेर शैली के जो जन्म का या उद्भव का श्रेय दिया जाता है, वो श्रेय वहाँ के उस्ता परिवार को दिया जाता है। मैंने बताया आपको बीकानेर की स्थापना राव बीका सिंह ने की थी। राय सिंह के समय यहाँ पर 2 मुग़ल शासन से 2 कलाकार आए थे। एक का नाम था रुकनुद्दीन उस्ता और एक का नाम था उस्ता अली रजा। उन दोनों कलाकारों ने मिलकर बीकानेर शैली को जन्म दिया, और बीकानेर शैली का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है, समय रहा है, वो अनूप सिंह के समय का रहा है। इसी प्रकार अपन बीकानेर शैली को समाप्त करने के बाद दूसरी मारवाड़ शैली की उपशैली के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं किशनगढ़ शैली या किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो मारवाड़ शैली के प्रमुख शैली मारवाड़, राजस्थानी शैली की प्रमुख शैली है मारवाड़ शैली, और मारवाड़ के बाद इसकी उपशैली है किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली के विषय में पढ़ रहे हैं। वैसे किशनगढ़ शैली के विषय में मैं आपको पढ़ाने से पूर्व बता दूं कि किशनगढ़ शैली है जो राजा सावन सिंह के शासनकाल में जाकर चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, क्योंकि राजा सावन सिंह के समय का या उनके समय का जो प्रेमाख्यान है, उनका प्रेमाख्यान है, वो प्रसिद्ध रहा है। इसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा सावन सिंह को आगे चलकर भक्त कवि नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। राजा सावन सिंह की एक उपपत्नी रही जिसका नाम था बनी ठनी। वह बनी ठनी की जो पेंटिंग इसके संरक्षक या संरक्षण में रहे कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी, जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग रही है। इसकी छोटी सी एक अंतर कथा में बताया जाता है कि महाराजा सावन सिंह 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे
जब वो गद्दी पर बैठे तो उनकी माँ गद्दी पे बैठने के बाद अपने पियर गई थी, और पियर जाने के बाद जब वापस अपने घर लौटी तो अपने साथ अपने पियर से एक गिफ्ट के तौर पर या विदा में एक दासी को साथ में लेके आई थी, और वो दासी 10 वर्ष की थी, जिसको बनी ठनी के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। वह दासी बहुत ही सुंदर थी और सुंदरता के साथ साथ बन ठन कर रहती थी, और बन ठन कर रहने के कारण उसको बनी ठनी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और वह जो दासी थी, वह दासी भगवान श्री कृष्ण के पदों को गाया करती थी, और जब कृष्ण के पद गाया करती थी तो वह राधा के रूप में गाया करती थी। और राजा सावन सिंह है, वह भी कृष्ण के पद गाया करते थे, तो वह कृष्ण के रूप में पद गाया करते थे। इन दोनों को जब आमने सामने बैठकर पदों को गाते हुए देखा तो इनके संरक्षण में स्थित जो कलाकार था मोरध्वज निहाल चंद, उस मोरध्वज निहाल चंद ने इन दोनों को कृष्ण और राधा के रूप में ही रूपायित कर दिया, और यह एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह अलौकिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध हुई थी। तो इस बनी ठनी अर्थात किशनगढ़ शैली की स्त्री आकृतियों में बनी ठनी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग रही है। तो किशनगढ़ शैली का परिचय। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशेष स्थान है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की थी। मतलब किसने की? जो ये किशन सिंह ने की थी। और ये कौन था किशन सिंह? जोधपुर के महाराजा उदय सिंह का वैसे 8वें पुत्र बताया जाता है, इसको पुत्र था, जिसने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की। वैसे ये किशनगढ़ है जो रियासत जयपुर और अजमेर के बीच की रियासत है, और ये रियासत अपने सुंदरता के कारण और स्थापत्य कला की दृष्टि से विशेष प्रसिद्ध रहा है, इसलिए यहाँ की कला भी विशेष प्रसिद्ध रही है। किशनगढ़ के राजा दरबार में पोषित किशनगढ़ शैली के नाम से विख्यात हुई, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय विद्वान एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। यह आपके शॉर्ट क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन बनता है, बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस तरह की जो लाइन आए उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, या अंडरलाइन करने के अलावा आपको इसका पॉइंट बनाकर अलग शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना चाहिए कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किन विद्वानों को दिया जाता है। तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। इनके बाद जैसे महाराजा रूप सिंह 1643 से 1658 ईस्वी के शासनकाल रहा, ने आश्रित चित्रकारों से कृष्ण और राधा प्रेम लीलाओं के अनेक चित्रों का निर्माण करवाया था। अर्थात या इसमें महाराजा रूप सिंह है, इस महाराजा रूप सिंह ने कृष्ण और राधा के प्रेम संबंधी जो लीलाएं थीं, उन लीलाओं के अनेक चित्रों को चित्रित करवाया था। इनके उत्तराधिकारी राजा मानसिंह 1658 से 1706 ईस्वी तक रहे, स्वयं कवि तथा कलाकार की थे। वैष्णव भक्त होने के कारण भक्ति से संबंधित चित्रों का निर्माण करवाया था, उन्होंने अपने राज्यकाल में करवाया। उनके पुत्र महाराजा राज सिंह 1706 से 1748 ईस्वी के मध्य रहे, जिनका भी धर्मपरायण काव्य रसिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने 33 ग्रंथ रचे थे। इन्होंने महाराजा राज सिंह से ने चित्रण कार्य का अधिकाधिक विकास किया। प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया था। किसने बनाया था? महाराजा राज सिंह ने। इनके शासनकाल में कितने ग्रंथों की रचना हुई थी? 33 की, और उनमें चित्रकला का विकास अधिक हुआ। महाराजा राज सिंह के स्वभावगत गुणों का उनके पुत्र सावन सिंह पर प्रभाव पड़ा, अर्थात सावन सिंह को यह गुण महाराजा राज सिंह से विरासत में प्राप्त हुए। महाराजा सावन सिंह के विषय में बता रहा था कि किशनगढ़ शैली को जो चरमोत्कर्ष काल आता है, या किशनगढ़ शैली जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची, वो महाराजा सावन सिंह के समय पहुंची, अर्थात उसका समय है 1699 से 1764 ईस्वी के मध्य में। क्योंकि राजा सावन सिंह वल्लभ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे, और ये स्वयं साहित्य, संगीत और चित्रकला से परिपूर्ण कलात्मक वातावरण में जीवन जिया था। इनको जन्म से ही साहित्य, संगीत, चित्रकला से परिपूर्ण कलात्मक वर्तमान में बड़े होने वातावरण है, ये वर्तमानी ये वातावरण में बड़े होने के कारण इस दिशा में इनकी अभिरुचि विकसित होना स्वाभाविक था। अर्थात राजा सावन सिंह को ये जो वातावरण था वो तो विरासत में मिला, और विरासत में मिलने के कारण इनकी रुचि किसकी ओर चले गई? कला की ओर, चित्रकला की ओर चले गई थी। राजा सावन सिंह नागिरदास उपनाम से प्रसिद्ध हुए।
यहाँ आपको ये फिर दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि बार बार शॉर्ट क्वेश्चनों में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि राजा सावन सिंह को आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई, तो इनको भक्त कवि नागरीदास के नाम से, नागरीदास के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और राज्य वैभव के प्रति विरक्ति, इनको राज्य वैभव से विरक्ति हो गई थी। कैसे विरक्ति हो गई कि इनको भक्ति के में इतने लीन हो गए थे कि इन्होंने राज्य वैभव को ही छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ये वृंदावन चले गए थे। तथा कला, संगीत एवं साहित्य में विशेष अनुराग होने के कारण नागरीदास शीघ्र ही राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति में लीन हो गए, और इनके काव्यात्मक व्यक्तित्व ने किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मैंने आपको बताया था राजा सावन सिंह के समय का या इनके जीवन की घटना भी इसमें प्रसिद्ध रही है, जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि महाराजा सावन सिंह के समय या शासनकाल में दरबार में एक 10 वर्षीय दासी का भी योगदान रहा, जो आगे चलकर उसकी इनकी उपपत्नी कहलाई, और वो जो बन ठन कर रहती थी इसलिए उसका नाम बनी ठनी पड़ गया था। कहते हैं वो अलौकिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध थी। किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। सन 1735 से 1770 तक की अल्पावधि में ही किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियां इस तरह खिल उठी थी, मान लो बहुत अच्छी तरह से खिल उठी। अलौकिक सौंदर्य के कारण असाधारण सौंदर्य वाली कृतियों का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, अर्थात राजा सावन सिंह के समय अलौकिक सौंदर्य वाली नारी आकृतियों का या कृतियों का निर्माण हुआ था। राजा सावन सिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहालचंद था। आपसे बार बार पूछा जा सकता है ये कि राजा सावन सिंह के प्रमुख कलाकार कौन था, तो मोरध्वज निहालचंद था। तो बनी ठनी के रचनाकार कौन था, मोरध्वज निहालचंद था। उसने राधा और कृष्ण का सुंदर रूप चित्रण किया, जिसमें राधा की मुखाकृति को सावन सिंह की उपपत्नी बनी ठनी के चेहरे पर आधारित किया गया। अर्थात राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी बनी ठनी, और बनी ठनी इनके दरबार में दिल्ली से इनके माँ के साथ आई हुई एक दासी थी, और वह दासी का नाम बनी ठनी था। बनी ठनी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो बन ठन कर रहती थी। चेहरे पर आधारित क्रिया, अर्थात वो जो राधा का चित्र बन रहा था उस चित्र में बनी ठनी को बना दिया गया, क्योंकि बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बनी थी। इसके विषय में कहते हैं कि ये इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता के विषय में कहा जाता है कि भगवान ने शायद इसको फुर्सत के क्षणों में बनाई थी। इतनी सुंदर होने के कारण इसे मतलब बनी ठनी कहा जाता था। यही कारण है कि नायक नायिका एवं राधा कृष्ण के चित्रण में नायिका एवं राधा की भूमिका में बनी ठनी को ही चित्रित किया गया, और रासलीला में नायक और कृष्ण के रूप में राजा सावन सिंह का ही शैलीबद्ध आदर्श रूप में चित्रांकन किया गया था। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर अन्य चित्रों की रचना भी की निहालचंद ने की। मतलब इन चित्रों की जो रचनाएं की, कविताओं की रचनाएं की, उनको तो नागरीदास ने की, लेकिन उसके जो चित्र बनाए वो निहालचंद ने बनाए थे। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 मानी जाती है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसका चित्रण 1735 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच माना जाता है, जो भगवान मतलब कृष्ण की लीलाओं से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजा सावन सिंह है, वो राजा सावन सिंह भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण कृष्ण की रासलीला से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया था। और इस समय जो चित्रों की ग्रंथ थे वो चित्रित ग्रंथों में पिचित्र ग्रंथ माने जाते हैं। उन पिचित्र ग्रंथों को नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। तो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रही है। राजा सावन सिंह नागरीदास के वृंदावन वास के उपरांत भी चित्रकार निहालचंद का चित्रांकन कार्य पूर्ववत चलता रहा। अर्थात राजा सावन सिंह भक्ति में इतने खो गए कि इतनी खोने के बावजूद राजा सावन सिंह को राज्य वैभव से विरक्ति हो गई, और विरक्ति होने के बाद ये वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाने के बावजूद भी इनका जो प्रमुख कलाकार था निहालचंद, वो चित्रांकन कार्य पूर्ववत करता रहा था। नागरीदास के भाई बहादुर सिंह के राज्यकाल में चित्रकार नानक राम ने अनेक चित्र बनाए। राजा कल्याण सिंह के काल में लाडली दास नामक चित्रकार ने किशनगढ़ शैली को आगे बढ़ाया। इस शैली के प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्र में भी इसी समय मतलब चित्रांकन किया गया था। राजा पृथ्वी सिंह के समय
तथा किशनगढ़ शैली धीरे धीरे पतनोन्मुख हो गई थी। आगे चलकर राजा किशन सिंह का जो समय आता है और वो किशन सिंह के समय जाकर यह शैली अपने पतन की ओर मुड़ गई थी। तो इस प्रकार किशनगढ़ शैली का मतलब विकास हुआ। किशनगढ़ शैली में सबसे पहले जो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है एरिक डिक्सन और फयाज अली को है, और चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय प्राप्त है वो राजा सावंत सिंह को है। राजा सावंत सिंह को आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई? भक्त कवि नागिरदास के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। और इनके समय जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र स्त्रियों के अद्वितीय सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण चित्रकृतियों का निर्माण किया, जिनमें से अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उनके समय का बना हुआ बनी ठनी का विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग चित्र है। इस प्रकार साहित्यिक पृष्ठभूमि पर आधारित किशनगढ़ शैली के चित्र दर्शक को कविता कला दोनों का रसास्वादन कराने में पूर्ण सक्षम है। अर्थात यहाँ पर जो चित्र साहित्यों के आधार पर बनाए गए हैं वो चित्र दर्शक को देखने में कविता और कला दोनों का रसास्वादन कराते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार चित्रकार अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, सूर्यध्वज, मोरध्वज निहालचंद, नानकराम, सीताराम, लाडलीदास, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल जोशी आदि प्रमुख कलाकार रहे, जिनमें मोरध्वज निहालचंद राजा सावंत सिंह का प्रमुख कलाकार था। और राजा ये मोरध्वज के द्वारा निर्मित कौन सा चित्र है? बनी ठनी प्रसिद्ध चित्र है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं, किशनगढ़ शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इन विशेषताओं में मैंने आपको पहले ही इसमें स्पष्ट आ गया है कि किशनगढ़ शैली में स्त्री आकृतियाँ या इतने सुंदरतापूर्ण बनाई गई थी कि अन्य और कोई शैली में बनाई नहीं गई। इस प्रकार की सौंदर्य परिपूर्ण चित्र आकृतियाँ यहाँ निर्मित हुई थी। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है उस विशेषता में आकृति प्रमुख है। स्त्री आकृति किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। अर्थात यहाँ पर जो स्त्री आकृति बनाई गई हैं वो अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण बनाई गई हैं। यहाँ की नारी आकृतियों का सौंदर्य ऐसा गुण है कि राजस्थानी शैली के अन्य उपशैली में नहीं है, जो लंबी पतली लता के समान कमनीय शरीर वाली बनाई गई है। अर्थात छरेरे बदन में, इकहरे बदन में बनाई गई है, जिसका लंबा चेहरा, ऊंचा पीछे ढलवा ललाट, लंबी पतली नासिका, मतलब नासिका तो इस तरह की बनाई गई है कि वो नासिका चेहरे के एक हिस्से को ही ढक देती है, इतनी लंबी नासिका बनाई गई है। पतले संवेदनशील अधर, अर्थात होठों को पतले और संवेदनशील बनाया गया है। खंजन पक्षी जैसे नेत्र, खंजन पक्षी के समान नेत्रों को बनाया गया है। धनुषाकार भौएं, उन्नत ललाट, उभरी हुई चिब्बुक, चिब्बुक यानी ठोडी, ठोडी आगे की तरफ निकली हुई बनाई गई है। बालों की लटें कानों पर झूलती हुई, बाईं तरफ तिल, नारी आकृतियों का चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। अर्थात इस प्रकार की नारी आकृति को किशनगढ़ शैली के अंदर बनाई गई है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है किशनगढ़ शैली की। पुरुष आकृतियों का छरेरा बदन, लंबी नासिका, ऊंचा ललाट, खंजन पक्षी जैसे नेत्र, पतले अधर, पतली कमर, पैरों तक झूलता पारदर्शी जामा। जामा के विषय में मैंने आपको बता दिया, जामा क्या होता है। ये राजा महाराजा पहना करते थे, पूरी आस्तीन का होता है और कमर तक ये टाइट होता है, तंग होता है, और कमर से नीचे इसके झल्लर होती है जो घुटनों से नीचे तक फैला होता है, और इसके नीचे फिर पायजामा पहना जाता था और फिर कमर बंद लगाया जाता था। इस प्रकार के अपनी राजस्थानी शैली में पुरुष आकृतियों को बनाया गया, और स्त्री आकृतियों को लहंगा, ओढ़नी, पारदर्शी ओढ़नी और चोली पहने हुए चित्रित किया गया है। तो राजस्थानी शैली की स्त्री और पुरुष आकृतियों के पोशाक में यदि आपको लिखना पड़े तो इस तरह की आपको विशेषता लिखनी चाहिए। लंबी नासिका, ऊंचा ललाट, खंजन पक्षी जैसे नेत्र, पतले अधर, पतली कमर, पैरों तक झूलता पारदर्शी जामा, अलंकरण व फूलों से सुसज्जित सारा शरीर किशनगढ़ शैली में अनोखा बन पड़ा है। कंधों तक काले घुंघराले बाल तथा प्रभावान मुखमंडल बनाया गया है। स्त्री आकृतियों को वस्त्र आभूषणों में पारदर्शी ओढ़नी, लहंगा पहने हुए चित्रित किया गया है। इस प्रकार किशनगढ़ शैली रही है, जो मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली है या मारवाड़ स्कूल की प्रमुख उपशैली रही है। किशनगढ़ शैली को बताया आपको, अलौकिक सौंदर्य के कारण यहाँ की एक प्रसिद्ध पेंटिंग रही है जिसका नाम है बनी ठनी। बनी ठनी को विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, जिसको भारतीय मोनालिसा के नाम से भी ख्याति प्राप्त हुई है। बनी ठनी पेंटिंग के विषय में आपको अलग से प्रश्न भी आएगा, बनी ठनी पेंटिंग के विषय में आप क्या जानते हैं।
तो बनी ठनी पेंटिंग किसके शासन काल में बनाई गई? राजा सावन सिंह के काल में। बनी ठनी कौन थी? राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी। बनी ठनी क्यों प्रसिद्ध है? बनी ठनी अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। बनी ठनी जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग का निर्माण किसने किया? ये राजा सावन सिंह के प्रमुख कलाकार थे मोरध्वज निहाल चंद ने किया था। बनी ठनी की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो बनी ठनी प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसमें पारदर्शी ओढ़नी, लंबी पतली नासिका, खंजन पक्षी के समान नेत्र, धनुषाकार भौहें, पतले अधर, आगे निकली हुई चिबुक और क्या नाम से बाईं तरफ तिल, कपोलों पर गिरती हुई बालों की लटें और ये हाथों की जो उंगलियां हैं वो उंगलियां लोचदार और लयपूर्ण बनाई गई हैं। इस तरह की विशेषता के साथ यहाँ स्त्री आकृतियों को बनाया गया है। इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा किशनगढ़ शैली को, मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली किशनगढ़ शैली का अध्ययन किया। इसके बाद आने वाला जो अगला भाग होगा उस भाग में अपन पढ़ेंगे हाड़ौती शैली, और हाड़ौती शैली का प्रमुख केंद्रों में पढ़ेंगे कोटा और बूंदी। आज इतना ही, धन्यवाद।